बबली को बारिश में भीगने का बहुत शौक था। आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बबली बारिश देखकर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह, आज फिर से बारिश हो गई। एक काम करती हूँ, छुपकर बाहर चली जाती हूँ और माँ को कह दूंगी कि गलती से भीग गई। बबली ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसे अपनी माँ की आवाज आती है। बेटा बबली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए बाहर मत जाना वरना भीग जाओगी, और अगर भीग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सब जानती हूँ कि तुम वहाँ खड़ी होकर अपने मन में कुछ न कुछ बाहर जाने का प्लान कर रही हो। हाँ माँ, नहीं जाऊंगी। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन माँ मुझे बारिश में नहीं जाने देंगी। ऐसा करती हूँ कि बिना बताए चुपचाप से बारिश में भीग जाती हूँ। जब वापस आऊंगी तो कोई न कोई बहाना दे दूंगी मम्मी को। उसके बाद माँ थोड़ा डांट तो लगाएगी, डांट खा लूंगी। और यही सोचकर बबली बारिश में निकल पड़ी। बबली बारिश में भीगती हुई अपनी ही धुन में आगे चली जा रही थी। वो झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। तभी वो पलटकर देखती है और खुद से ही बोलती है, अरे ये क्या, मैं तो घर से काफी दूर आ गई। माँ को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट लगाएगी। ऐसा करती हूँ, बिना समय गवाए अब मैं वापस चलती हूँ। इतना बोलकर बबली अब अपने घर की तरफ वापस जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है, जहाँ बबली देखती है कि वो लड़की बारिश में पूरी तरह से गीली हो रखी है और वो ठंड के कारण थर-थर कांप रही है। उस लड़की को देख बबली उसके पास जाती है और उससे कहती है, मेरा नाम बबली है, क्या तुम भी मेरी तरह अपनी माँ से छुपकर बारिश में भीगने आई हो? नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ के साथ जंगल घूमने आई थी, पर बारिश और तेज हवाओं की वजह से मैं अपनी माँ से बिछड़ गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तुम्हारी माँ आएगी तो तुम चले जाना। अब कुसुम बबली के साथ उसके घर आ जाती है। जैसे ही बबली के माता पिता उसे देखते हैं तो कहते हैं, बबली, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर बारिश में भीगने से, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं। कहाँ गई थी? और कौन है ये लड़की? माँ, आप मुझे बाद में डांट लेना, पर पहले आप इसे अंदर बुला लो। बेचारी भीगी हुई है, बहुत कांप रही है, शायद इसे ठंड लग चुकी है। सही कह रही हो बेटा, तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। और बबली, तुम अपने कपड़े दे दो इसे, तुम्हारे कपड़े पहन लेगी, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। अब बबली उसे अंदर ले जाती है और अपने कपड़े पहना देती है। फिर उसे लेकर बाहर आती है और कविता उसे चाय देकर उससे पूछती है, बेटा कौन हो तुम और इस बारिश में अकेले कैसे आई? आंटी, मेरा नाम कुसुम है। मैं अपनी मम्मी के साथ जंगल घूमने के लिए आई थी, लेकिन तेज हवा और बारिश की वजह से मैं अपनी माँ से बिछड़ गई। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें लेने वापस नहीं आती, तब तक तुम हमारे घर में आराम से रहो। तुम भी मेरी बेटी बबली की तरह हो। हाँ कुसुम, कविता बिल्कुल सच कहती है। इसे अपना ही घर समझो। जिस तरह बबली हमारी बेटी है, ठीक उसी तरह तुम भी हमारी बेटी हो। इसीलिए खाने पीने में कोई शर्म मत करना। ये सारी बातें सुनकर कुसुम चैन की सांस लेती है। अगले दिन रोज की तरह बाबूलाल अपने खेतों से सब्जियां तोड़ता है और अपने ठेले पर उन्हें रखकर बाजार में जाकर आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां। बाबूलाल के आसपास और भी काफी सारे सब्जी वाले थे। वे सब भी अपने अपने खेत में सब्जियां लगाकर उन्हें तोड़कर बेचा करते थे। तभी सब्जी बेचने के दौरान बाबूलाल का पड़ोसी सब्जी वाला भानु बोला, अरे बाबूलाल भैया, साहूकार के बारे में कुछ सुना क्या? नहीं तो भानु भैया, क्यों अब क्या कर दिया इस निर्मोही साहूकार ने? भैया पूरे बाजार में चर्चे हैं, पता नहीं तुम्हें ही खबर कैसे नहीं है। साहूकार अब शहर से इंजेक्शन और दवाइयों वाली सब्जियां मंगवाने वाला है, और अगर वो शहर से केमिकल युक्त सब्जियां मंगवाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ऊंचे दामों में बेचेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो हम गरीबों के तो पेट पर लात ही पड़ जाएगी। इस साहूकार ने बड़ा परेशान कर रखा है। भगवान ही जाने ऐसे गरीबों का खून चूसने वाले लोगों को कब सबक मिलेगा। इस तरह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ ही घंटे बाद शाम हो जाती है। शाम को बाबूलाल घर आता है। बाबूलाल की पत्नी उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे? हाँ कविता, इस साहूकार ने तो बड़ा ही परेशान कर रखा है। इतना कहकर बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई।
ये सब बात सुनकर कविता बोलती है, आप चिंता मत कीजिए जी, साहूकार के पापों का घड़ा भर चुका है। भगवान ने चाहा तो उसे जल्दी ही सबक मिलेगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तब तक बबली और कुसुम खेलते हुए वहाँ आ जाती हैं और वो अपने पिता से कहती हैं, माँ पिताजी, आज मैंने कुसुम को पूरा गांव घुमाया। कुसुम तो अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुम्हारी दोस्ती इसी तरह सलामत रहे। बाबूलाल और कविता भी उन दोनों को ऐसे खुश देखकर खुश होते हैं। अगले दिन बाबूलाल सब्जी बेचने के लिए बाजार में जाता है तो देखता है कि वहाँ साहूकार ने पहले ही सब्जी का ट्रक मंगवाया हुआ है। और जब साहूकार की नजर बाबूलाल पर जाती है तो साहूकार बाबूलाल से बोलता है, कैसे बाबूलाल? अभी तक तो ठीक हूँ साहूकार जी, लेकिन आपने जो सब्जी का ट्रक मंगवा लिया है उससे शायद आप हम गरीबों को ठीक नहीं रहने देंगे। अच्छा, तो तुम इस वजह से परेशान हो? अरे बाबूलाल, मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें पगार दूंगा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी तुम माने ही नहीं, तुमने अपनी ही चलाई और अब तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ तो करूंगा ही ना। माफ करना साहूकार, लेकिन आप काम बहुत करवाते हो और पैसे बहुत कम देते हो। जितना पैसा आप देते हो उससे तो ज्यादा मैं अपनी सब्जियां बेचकर कमा लेता हूँ। अब मेरा परिवार भी तो है, चंद पैसों में अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊं? बदतमीज, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करे। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर साहूकार अपने कुछ आदमियों को इशारा करता है और उसके कुछ आदमी बाबूलाल को बुरी तरह पीटने लगते हैं। अब शाम को बाबूलाल अपने घर जाता है, जहाँ उसे इस हालत में देखकर उसकी पत्नी घबरा जाती है और बेटी रोने लगती है। साहूकार का दबदबा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम गरीब कैसे जिएंगे? आप चिंता मत कीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। एक बार बस मेरी माँ जाए। और अंकल, आपको ये चोट लगी है ना? रुकिए, मैं अभी आपको ठीक कर देती हूँ। इतना बोलकर कुसुम अब कमरे के अंदर जाती है और अपने आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ती है और थोड़ी ही देर बाद उसके हाथों में एक लेप आ जाता है और वो लेप लिए बाबूलाल के पास पहुंचती है। आप इसे लगा लीजिए, इसे लगाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरी माँ का नुस्खा है। कुसुम की बात सुनकर बाबूलाल उस लेप को लगा लेता है और उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो वहीं अब साहूकार अपनी सब्जियां कुछ आदमियों के जरिए बाजार में सस्ती बेचने लगता है। सभी सब्जी वाले बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि साहूकार की वजह से उनका काम जो मंदा हो गया था। अब अगले दिन सुबह सुबह एक औरत बाहर से आवाज देती है और उस औरत की आवाज सुनकर बाबूलाल और कविता दोनों ही अपने घर से बाहर आते हैं, जहाँ वो औरत उनसे कहती है, भाई साहब, मेरी बेटी कुसुम खो गई है, क्या आपने कहीं उसे देखा है? उस औरत की बात सुनकर कुसुम दौड़कर आती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है, जिसके बाद कुसुम अपनी माँ को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो औरत कहती है, आप लोगों ने मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखा। अब मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं बहन जी, आप हमें कैसे वरदान दे सकती हैं? आप तो हमारी तरह है। इतना सुनते ही वो औरत और उसकी बच्ची अपना रूप परिवर्तन कर परी में बदल जाती है और कहती है, मैं एक परी हूँ और परी लोक से ये पृथ्वी लोक अपनी बेटी के साथ भ्रमण करने आई थी, परंतु आंधी और तूफान के कारण मैं अपनी बेटी से बिछड़ गई। पर जब मुझे ये पता चला कि मेरी बच्ची आप लोगों के पास है, तो मैं बिना समय व्यर्थ किए यहाँ पहुँच गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि आपके जितने भी खेत हैं वो सभी जादुई हो जाएंगे। ऐसा कहकर परी अपनी बेटी को लेकर गायब हो जाती है। अब बाबूलाल, कविता और बबली सब कुछ समझ चुके थे। अगले दिन जब बाबूलाल अपने खेतों में जाता है और सब्जियां तोड़ता है तो देखता है कि सब्जियां खेतों में कम ही नहीं हो रही। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ साहूकार की मंगवाई सब्जियां कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उन सब्जियों में वो स्वाद ही नहीं था जो असल सब्जियों में था। धीरे धीरे साहूकार का सब्जियों वाला काम ठप पड़ जाता है और गांव के लोग किसानों से ही सब्जियां खरीदने लगते हैं।